लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में खुश होकर राबड़ी देवी ने अपने दोनों हाथ के कंगन गायक छोटू छलिया को दे दिए थे। गायक ने इसे सोने और हीरे जड़े कीमती कंगन बताया था, पर यही कंगन अब बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार के उठाए सवाल के बाद चर्चा यही हो रही है कि आखिर हीरे जड़ित कंगन असली हैं या फिर नकली। कंगन पर खनकती सियासत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। जून 2026 पटना का 10 सर्कुलर रोड, लालू प्रसाद का 79वां जन्मदिन और मौके पर भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक छोटू छलिया की धमाकेदार परफॉर्मेंस, जिससे राबड़ी देवी इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपने हाथ का कंगन उतारकर गायक छोटू छलिया को भेंट कर दिया। कंगन मिलते ही छोटू छलिया भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, मां राबड़ी जी ने मुझे 2 हीरे जड़ित सोने के कंगन दिए हैं, यह बहुत बड़ा सम्मान है। मीडिया में चाहे जो उनके विरोधी पार्टी है, राबड़ी देवी दी है, ना जाने कितने लोग ऐसा गिफ्ट देते हैं, उन लोग के बारे में नहीं चलता है क्योंकि राबड़ी दी के नाम पे, लालू जी के नाम पे टीआरपी भी मिलता है ना भाई। और जो लोग एमएलसी है, जो लोग राजनेता है, उन लोग को कम से कम कुर्सियां बचा रहे उल्टा सीधा बोल के, जरूरी है ना। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। लेकिन जश्न की ये तस्वीरें अब सियासी रंग ले चुकी है। जेडीयू ने सवाल उठा दिया है कि इतने महंगे हीरे कहां से आए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने पत्र में पूछा है कि कंगन कितने में खरीदा गया और इसका भुगतान कैसे किया गया। तो वो हीरे का कंगन आया कहां से, किसने दिया, क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया, उसका विपत्र कहां है, बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। इजाज अहमद ने कहा है, नीरज कुमार सरकार के स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कब करेंगे। वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि जिस कंगन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह कोई कीमती गहना नहीं बल्कि एक साधारण आर्टिफिशियल कंगन है। इस तरह की आप राजनीति करते हैं, उस राजनीति में सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार और लूट को संगठित रूप दिया जा रहा है, उस पर कब बोलिएगा, उस पर कब जांच की मांग कीजिएगा। नीरज जी, इतना उद्वेलित मत होइए, आप इतना विचलित मत होइए। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को। ये इमिटेशन है और भाव में आकर के मैडम, वो इमिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या चीज का कंगन है, हीरा का कंगन है, सोना का कंगन है, खुशी में अपना लोग दान करता है। कोई कलाकार दरवाजे पे आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा जी, तो दान कर देते, इसमें कौन सा बड़ा बात होगा। ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने और सुरक्षा कम किए जाने पर पहले से तनातनी चल रही है। एनडीए इस भ्रष्टाचार की नई मिसाल बता रहा है, जबकि आरजेडी से राजनीतिक बदले की भावना बता रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कंगन पर उठा सियासी बवंडर सियासत के किस पड़ाव पर शांत होता है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिहार सरकार में मंत्री पद को लेकर आए दिन नए नए दावे और बयान सामने आ रहे हैं। बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बने दीपक प्रकाश पर सीएम सम्राट चौधरी के बयान के ठीक अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। कुशवाहा ने कहा कि दीपक प्रकाश 2-4 महीने के लिए नहीं बल्कि सरकार के पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री हैं। अब इस बयान के बाद से सियासत गर्म है। प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। बिहार में इन दिनों यदि किसी एक नेता की चर्चा है तो वो हैं दीपक प्रकाश।
सम्राट कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। हाल ही में हुए एमएलसी के चुनाव में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई जब एनडीए की ओर से उन्हें विधान परिषद नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शुक्रवार को ये बयान देकर सस्पेंस पर मुहर लगा दी कि दीपक प्रकाश 5 महीने 29 दिन तक मंत्री बने रह सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है और कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य रहते 6 महीने से ज्यादा वक्त तक पद पर बने नहीं रह सकते। अब दीपक प्रकाश के पिता और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे डाला है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में आरएलएम अध्यक्ष के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद कुशवाहा ने कहा कि उनके बेटे दीपक प्रकाश मौजूदा सरकार के पूरे कार्यकाल तक मंत्री हैं, 2-4 महीने के मंत्री नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एनडीए के नेता उन्हें मंत्री क्यों बनाते। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में एनडीए के बड़े नेताओं ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद की शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। पिता के बयान के बाद बेटे का भी बयान आया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि युवा हमारी पार्टी आरएलएम से जुड़ रहे हैं। डिसीजन मेकर के तौर पर युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। बड़ी संख्या में युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ मुखर हो रहे हैं, रुख कर रहे हैं। जब हमारे देश के युवा पढ़ाई करते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकार से, समाज से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, उन्होंने लक्ष्य तय किया है अगले 20 वर्षों में 2047 तक देश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि तमाम युवा उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना योगदान दें। हालांकि मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर एनडीए के नेता बेहद सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुन लीजिए। किसी भी संवैधानिक पद पर पद मुक्ति अथवा किसी भी संवैधानिक पद पे नियुक्ति, दोनों ही विषयों पर बिहार की सरकार संवैधानिक मूल्यों और संविधान का सशब्द पालन करते हुए काम करती है। उनको एनडीए के शीर्ष नेताओं से बात हुई होगी और मंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार क्षेत्र है और एनडीए के हमारे जो शीर्ष लीडरशिप हैं वो तय करते हैं। कुशवाहा जी का यह कहना कि वे 2-4 महीने के मंत्री नहीं हैं, यह साफ करता है कि एनडीए में क्षणिक राजनीति नहीं बल्कि दूरगामी और राष्ट्रहित की राजनीति होती है। लोक जनशक्ति पार्टी इस एकजुटता का स्वागत करती है और अब किसी भी विरोधी के मन में हमारे गठबंधन को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। बिना किसी सदन का सदस्य बने वो 6 महीने यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक प्रकाश कब तक और किन प्रावधानों के तहत मंत्री पद पर बने रहते हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के मसौढ़ी में पुलिस और बेखौफ अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर से सुशासन के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 जून को हुई इस सनसनीखेज वारदात ने साफ कर दिया है कि बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और अब उन्हें खाकी का भी खौफ नहीं रहा कि पुलिस अधिकारियों पर ही गोलियों से प्रहार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बुलंद हैं हौसले, बंदूक की नोक पर ले रहे फैसले। खाकी पर गोली से प्रहार, 2 पुलिस अधिकारी घायल। पुलिस ने किया पलटवार तो आरोपी हैदर का इंतकाल। राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधियों ने खाकी पर ही गोलियां बरसा दी। इस दुस्साहसिक मुठभेड़ में मसौढ़ी थाने के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
दोनों जांबाज पुलिसकर्मियों को आनन फानन में पटना एम्स में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि गोली लगने के बावजूद दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर है। मसौड़ी में जो अपराधी के साथ में पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो मसौड़ी प्रभारी थाना अध्यक्ष उनके घुटने के पास में गोली लगी थी, तो उन्हीं को यहाँ पे देखने के लिए भी आए हैं और अभी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो खतरे से बाहर है। यह पूरी कहानी शुरू हुई थी एक युवक के अपहरण और लूट की वारदात से। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े एक युवक को अगवा कर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देख अपराधियों ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में मोहम्मद हैदर नाम का एक शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर पीएमसीएच पहुंचे, फिर वहां से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहां पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई। अपराधी हैदर तो मारा गया, लेकिन बाकी की तलाश जारी है। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी पीछे छोड़ दिए हैं। सवाल है, आखिर अपराधियों के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो पुलिस टीम पर ही गोलियां बरसाने लगे? पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकते। क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है? क्या ऐसी घटनाएं पुलिस के सामने नई चुनौती बनकर उभर रही हैं? फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया है कि सूबे में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है और पुलिस को अब इन पर लगाम कसने के लिए और भी कड़े कदम उठाने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फैजल खान उर्फ खान सर कोचिंग विवाद में एक नया वीडियो ने कई सवालों को फिर से जन्म दे दिया है। गर्ल्स हॉस्टल के कैमरे में कैद तस्वीर ने खान सर पटना पुलिस को अपने घेरे में ले लिया है। 2 जून की रात हुई फायरिंग की पूरी वारदात मोबाइल फोन के कैमरे में कैप्चर हुई है। खान सर और रोशन सर के बीच विवाद एक रात से पर्दा उठाने वाला, ये रिपोर्ट देखिए। क्या हुआ है बिहार पुलिस का? पटना के 2 मशहूर टीचर के बीच विवाद ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। टीचर फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में एक नए वीडियो ने भूचाल ला दिया है। यह नया वीडियो खान सर के दावों को सिरे से नकार रहा है। केजीएस कोचिंग के सामने गर्ल्स हॉस्टल की सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर ने पटना पुलिस और प्रशासन के साथ ही फैजल खान के दावों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सीसीटीवी और छात्रों की मोबाइल फोन में रिकॉर्ड वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है। एक के बाद एक 4 गोली चलने की आवाज आती है। क्या हुआ है बिहार पुलिस का? गोली चलने की आवाज सुनकर छात्राएं घबरा जाती हैं और अपने अपने कमरे की तरफ भागने लगती हैं। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर गली में भी लोग सहम जाते हैं। इस वीडियो में एक बार फिर सुनिए छात्राएं क्या कह रही हैं। खतरनाक गोली चला, मेरा हार्ट फैल। अब बताओ ना, वो डायरेक्ट गोली चला दिया, आवाज क्या पटा था। खान सर का थी का बॉडीगार्ड। हाँ, वो कभी से हम देखिए वहाँ पे। तो क्या हुआ था? अब क्या हुआ है बिहार पुलिस का? ये सब क्या कर रहा है? मम्मी की हालत खराब है। ये रेलिया अच्छा नहीं है। देखिए बोलिए नहीं। क्या हो रहा है? गोली चल रहा है। चुपिए ना, चुपिए। बहुत ज्यादा चला, हम एक आपका बोलेंगे नहीं। चुपिए। दरअसल 2 जून की रात केजीएस कोचिंग सेंटर पर ज्ञान बिंदु संस्थान के कर्मचारियों ने हमला कर दिया था। खान सर के बैनर पोस्टर को फाड़ दिया और गार्ड को भी पीट कर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद फैजल खान के 2 गार्ड ने फायरिंग की। हालांकि खान सर ने फायरिंग की बात रोशन आनंद के कर्मचारियों पर डाल दी थी। हमला मामले में पुलिस ने रोशन आनंद समेत कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद खान सर के फर्जी दावों की पोल खुल गई।
फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खान सर और गार्ड के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को अरेस्ट कर लिया। आज भी वो सलाखों के पीछे है, लेकिन खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई है। हालांकि आरोपित रोशन आनंद आज भी पटना के बेऊर जेल में बंद है, लेकिन इस नए वीडियो के सामने आने के बाद खान सर के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई से लेकर आयकर विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हालिया कार्रवाइयां इस दावे को मजबूती देती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जंग जारी है। अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। एक तरफ आर्थिक अपराध इकाई आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ आयकर विभाग भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ताजा मामले में पटना के खुसरूपुर प्रखंड स्थित सुकरबेग चक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार और संतोष डॉन के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा अभियान चलाया। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ईओयू की टीम ने एक साथ 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। चरुखिया, जगमाल बीघा, सुकरबेग चक, मुस्तफापुर, चौड़ा समेत नालंदा जिले के कई इलाकों में घंटों तक जांच और दस्तावेजों की पड़ताल की गई। छापेमारी में 5,60,000 रुपये नकद, जमीन एग्रीमेंट के पेपर, निवेश से जुड़े कागजात, 3 लग्जरी एसयूवी कार, अभियुक्त सत्यप्रकाश के घर से 2 लाख रुपये नकद, जमीन निबंधन के 14 कागजात, 7 जमीन खरीद बिक्री के एग्रीमेंट पेपर, अभियुक्त दिलीप कुमार के घर से 15,50,000 रुपये नकद, जमीन निबंधन से जुड़े 2 दस्तावेज, अभियुक्त रंजीत सिंह के घर से 3,97,000 रुपये नकद, जमीन निबंधन से जुड़े कुल 13 दस्तावेज और 4 एग्रीमेंट पेपर, और इस मामले में कुल 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं बेगूसराय में भी आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के पावर हाउस इलाके में के एंटरप्राइजेज नाम की प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर कारोबारी गतिविधियों और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों की टीम ने कई अहम जानकारियां जुटाई, जिनकी पड़ताल अभी भी जारी है। इस मुहिम में बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी सबसे आगे दिखाई दे रहा है। विभाग में अब तक राजस्व सेवा के 50 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। भ्रष्टाचार, अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोपों में कई अधिकारियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई हुई है। पूरे राजस्व विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी और जो ब्रोकर, जिन्हें दलाल कहते हैं, एक कैंसर के तरह जो भ्रष्टाचार का रोग समाता जा रहा है। 1 महीने के कार्यकाल में हाफ सेंचुरी, अर्धशतक और 50 पदाधिकारियों पर हमने कार्रवाई की, सजा दिया और जेल भेजने का काम किया। लगातार हो रही छापेमारी और सख्त कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अब और तेज होने वाला है। जांच एजेंसियां एक-एक शिकायत की तह तक पहुंच रही हैं और अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर शिकंजा भी कस रही है। साफ है, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देना चाहती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और मनोज सिन्हा के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। असम के जोरहाट में वायुसेना के N-32 विमान में हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद हो गए। 22 वर्षीय दानिश कोइलवर प्रखंड के कायम नगर गांव के निवासी थे। हादसे की खबर से पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर है। इस हादसे में दानिश के साथ 4 अन्य जवान भी शहीद हो गए। दानिश आलम कायम नगर निवासी मोहम्मद फारूक आलम के इकलौते बेटे थे। वो अक्टूबर 2025 में वायु अग्निवीर में
रूप में सेवा में शामिल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग असम के जोरहाट में हुई थी। परिजनों के अनुसार दानिश 23 मई 2026 को छुट्टी में घर आए थे और 30 मई को वापस जोरहाट के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद हादसे की खबर मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि दानिश ने 29 जून 2025 को एयरफोर्स स्टेशन बीटा में ज्वाइन किया था और 3 जुलाई को प्रशिक्षण के लिए बेलगांव कर्नाटक गए थे। प्रशिक्षण के बाद उनकी तैनाती असम के जोरहाट में की गई थी। भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के कायम नगर गांव का रहने वाला मां भारती का सपूत दानिश आलम देश में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं वहीं इस दानिश का घर है जो कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के पद पर कार्यरत था और उसकी जोरहाट आसाम में हुए प्लेन क्रैश में वो वीरगति को प्राप्त हो गया है। और देखिए इस वक्त हम दानिश के घर पर मौजूद हैं। किस तरह से जो लोग हैं वो गमगीन हैं और अपने उस लाल के जाने के गम में उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। वही बकरीद में आए थे, वही लाश है 30 तारीख था, वही लाश मुलाकात। अच्छा, फोन से आपकी कब बात हुई थी दानिश से? फोन से शाम का बात होती है। कल शाम को हुई थी। अच्छा, कल शाम को हुई थी। क्या बोले थे दानिश फिर आने के लिए? नहीं खाए खैरियत तो है, खैरियत खाना पीना क्या खाया करते हैं यही सब है। खाए खैरियत पूछता था मम्मी से पापा से। अच्छा, कितने दिन पहले नौकरी में गए थे? 2025 में साल अभी सालों नहीं लग रहा। अच्छा, 1 साल भी नहीं हुआ है। हम सावाइक में घर में एंट्री किए हैं तो जैसे एंट्री किया तो देख रहे हैं कि मतलब पूरा वहाँ रोड चालू है। बेटी थी तो वही बोली कि पैसा ही सब बात है। अगर उस नंबर जो आया था तो हम उस पर 3-4 बार कॉल करके कंफर्म हुए तो ही हम लोग कंफर्म हुए कैसा सब बात है। कल रात में उससे हमको बात हुआ है, 15-20 मिनट कल बात हुआ था हमसे। दानिश था वो इस परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था और उसके बाद जैसे ही मोबाइल पर घर वालों को ये सूचना मिली, हमको दूरभाष से ही हमारे मित्र गोपाल जी हैं, उन्होंने फोन किया कि फारूक भैया का लड़का जो था प्लेन क्रैश में उनकी सूचना मिली। बड़ा मन दुखित हुआ। कुछ ही दिन पहले हमने सूचना सुना था, ये खुशी का पल था, लेकिन अचानक ऐसा होने से सारा गांव गमगीन में डूबा हुआ है। ये परिवार का जो इकलौता सदस्य है वो उसके जाने का गम साफ तौर पर लोगों को दिख रहा है। और देखिए परिवार के जो लोग हैं काफी गम में हैं क्योंकि तुरंत ही घर से ड्यूटी पर जो दानिश है वो गया था, लेकिन आज घर वाले के मोबाइल पर वो मनहूस खबर मिली और उसके शहीद होने की खबर जैसे ही मिली पूरे परिवार सहित इलाके में गम का माहौल कायम हो गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, कायमनगर, भोजपुर। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए विमान हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, दुर्घटना में हमारे 5 वीर वायु योद्धाओं के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान सीएम ने जेपी गंगा पथ को प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही जेपी गंगा पथ पर पौधारोपण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवनों को आधुनिक सुविधाओं के रूप में विकसित करने का निर्देश भी दिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरा होने पर मीडिया संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। विजय कुमार सिन्हा को कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के कार्यकाल में बिहार में सड़क, बिजली, रेल और हवाई संपर्क का अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वातावरण आज कहीं न कहीं हम सबको लोगों के मन में एक नए भाव को जगा रहा है। आज देश की सीमाएं आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत कर रही है। जिन लोगों ने भारत में आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार के माहौल से देश को अस्थिर करना चाहता था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
आतंकवाद से मुक्त भारत को बनाया। कल राज्य भर में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। गोपालगंज में भी जिला प्रशासन ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 14 से 17 जून तक आयोजित होगी, जबकि विशेष शाखा सिपाही की लिखित परीक्षा 24 जून को होगी। गोपालगंज में डीएवी, भीएम और एसएस बालिका विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस की भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन हो रहा है। गोपालगंज में भी इस परीक्षा को लेकर 3 केंद्र बनाए गए हैं। डीएवी, वीएम और एसएस बालिका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और ऑल सीट सटा जा रहा है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता की परीक्षा होगी और परीक्षा को लेकर कुल 3 केंद्र बनाए गए। हमारे साथ यहाँ पर डीएवी +2 विद्यालय के केंद्राधीक्षक हैं। सर, परीक्षा को लेकर कैसी तैयारी की? परीक्षा को लेकर केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है, बिजली और रोशनी के लिए पंखा की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थी का प्रवेश का जो समय है वह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है। 9 बजे मेन गेट जो है वह बंद हो जाएगा। तो गोपालगंज में इस परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी लगातार इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी केंद्रों के आसपास प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लगा दी गई है। अभ्यर्थियों से भी प्रशासन ने अपील किया है कि वे परीक्षा को लेकर निर्धारित समय सीमा के अंदर ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, ताकि उनकी परीक्षा के दौरान प्रवेश करने में किसी तरह की परेशानी न हो सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। 100 से अधिक आम की प्रदर्शनी लगाई गई। देश के साथ साथ विदेशों के आमों की भी प्रदर्शनी यहां लगाई गई थी। अमेरिका, वियतनाम जैसे देशों के आमों के किस्मों की प्रदर्शनी भी लगी। कृषि मंत्री ने आमों के स्टॉल का निरीक्षण किया। महोत्सव हमारा राष्ट्रीय फल है और विश्व के साथ सबसे ज्यादा उत्पादन का हमारा ही देश आम में है और आम हमारे सनातन संस्कृति, संस्कार, पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा का ये एक केंद्र भी है। आज हम हवन करते हैं तो इसी आम के लकड़ी, पत्तों, पौधों के द्वारा हम कई तरह के संदेश भी देते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चला रही है। इसी बीच सिवान पहुंचे बीजेपी विधायक सह पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने पीएम मोदी के 12 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। केंद्र सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली ने जनता का विश्वास मजबूत किया और विकसित भारत के संकल्प को नई गति दी है। स्थान हुआ, करा दे रहे हैं।